मैंने अपनी शादी के लिए गोल्डन कलर का लहंगा पसंद किया था। मेरी माँ को गहरा लाल रंग पसंद था, जबकि फैशन भी लाल रंग का ही था। मगर दिल जो चाहता है बस वही चाहता है। मेरी रंगत भी काफ़ी खिली खिली सी थी, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं गोल्डन रंग में बहुत ही प्यारी लगूंगी। शादी से 1 महीने पहले ही मेरी माँ ने मुझे उपटन बनाकर दे दिया था और मेरी छोटी बहनों की ड्यूटी लगा दी थी कि वो मुझे हर रोज़ उपटन लगाया करें। यूँ मैं और भी निखर गई थी। जो भी मुझे देख रहा था मेरी बलाएं लिए बगैर न रहता। मैंने अपने होने वाले पति राहुल की तस्वीर देखी हुई थी। राहुल बहुत ही हैंडसम लड़का था और मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। सारी रस्में बहुत ही अच्छे तरह से हो रही थीं। हमारे कुछ ही रिश्तेदार घर में जमा थे, मेरी सहेलियां भी थीं और मोहल्ले की कुछ ही औरतें थीं। जब से मेरे पापा का देहांत हुआ था, मेरी माँ भीड़ भाड़ से घबराने लगी थीं, इसलिए हमने बस कुछ खास मेहमानों को ही बुलाया था। और बारात वाले दिन भी मेरी माँ ने मेरे ससुराल वालों को कह दिया था कि बारात थोड़ी ही लाना, और मेरे ससुराल वाले भी मान गए थे। शादी के मौके पर मेरी माँ बार बार पापा को याद करके रो देती थीं कि अगर आज शीतल के पापा जिंदा होते तो मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी न होती। मैं अपनी माँ को दिलासे देती रहती थी, लेकिन जो भी था उन्होंने मुझे और मेरी बहनों को बहुत ही अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया था। कभी भी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मेरी माँ जवानी में ही विधवा हो गई थी। जब सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी तो उन्होंने पार्लर का काम सीख लिया और फिर घर के ही एक कमरे में मेकअप का थोड़ा सा सामान रखकर भगवान पर भरोसा करके काम शुरू कर दिया था। और फिर भगवान ने देखते ही देखते मेरी माँ की मेहनत का फल उन्हें दे दिया था। माँ के हाथों में इस कदर सफाई थी कि बहुत सी औरतें तो दूर दूर के शहरों से भी दुल्हन बनने के लिए मेरी माँ के पास ही आने लगी थीं। मैंने भी माँ से कहा था कि मुझे आप ही तैयार कीजिएगा, और माँ ने खुशी खुशी मेरी बात मान ली थी। मेहंदी की सारी रात मैं सो नहीं पाई थी। अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर जहाँ मैं खुश हो रही थी, वहीं बहुत सारे वहम भी मुझसे लिपट गए थे। मैंने सारी रात दुआएं मांगकर गुजारी थी। सुबह होने में अभी कुछ ही घंटे बाकी थे जब मेरे मंगेतर राहुल का फ़ोन मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाने लगा था। यह अचानक से आने वाली कॉल मुझे हैरान कर गई थी, क्योंकि इससे पहले राहुल ने कभी भी मुझे इस समय फ़ोन नहीं किया था। लेकिन इस तरह राहुल की कॉल आना मुझे खुश भी कर गया था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो राहुल बहुत ही दिल फरेब अंदाज में बोला, मैंने आपको बधाई देने के लिए कॉल की है। कल आपकी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ होने वाला है। मैंने सोचा आपको बेस्ट ऑफ लक ही बोल दूँ। मैं राहुल की बात सुनकर हंस दी थी। हमने इधर उधर की कुछ बातें की, फिर राहुल ने फ़ोन बंद कर दिया। सुबह हुई तो मेरी छोटी बहनें बारी बारी मुझसे लिपट कर रोती रही थीं। मेरी माँ ने भी मुझे खूब सारा प्यार किया था। बारात का समय होने लगा तो मेरी माँ जल्दी से मुझे तैयार करने बैठ गई थी। मम्मी ने अपना सबसे अच्छा मेकअप निकाला था। उन्होंने कई घंटे लगाकर मुझे दुल्हन बनाने में खर्च कर दिए थे। जब मैं पूरी तरह तैयार हो गई तो मेरी माँ ने मेरी नज़र भी उतारी थी, और मेरी माँ ने मेरे सर से कई नोट उतार कर गरीबों में भी बांट दिए थे। और फिर जल्दी से मेरी माँ ने मेरे चेहरे पर घूंघट गिरा दिया। कहने लगी, शीतल, तुम्हें मेरी कसम है घूंघट मत उठाना और ना ही अपना चेहरा खुद भी देखना। तुम्हारी छोटी बहनें या तुम्हारी सहेलियाँ विनती करें या तुम्हारी सास हुक्म दे, तुम्हारा ये घूंघट हटना नहीं चाहिए। तुम्हारा ये घूंघट तुम्हारा पति ही हटाए। माँ की बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गई थी। मैं बोली, लेकिन माँ, घूंघट का ज़माना गुजर चुका है। अब तो दुल्हन तो अपनी शादी पर भी डांस करती हैं। अगर मैं घूंघट करके गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी माँ बोली, एक दिन का मजाक अच्छा है, कम से कम तुम्हें नज़र तो नहीं लगेगी। मेरी शादी पर भी मुझे नज़र लग गई थी और देखो, शादी के कुछ ही सालों बाद मैं विधवा हो गई थी। मेरी माँ ये कहते हुए रो पड़ी थी। माँ के आंसू एक ऐसी चीज़ थी जिसके आगे मैं हथियार डाल देती थी। मैं बोली, माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। रोने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं खुद को देखूंगी और ना ही किसी को देखने दूंगी। आपसे वादा करती हूँ, पहली बार मेरा चेहरा सिर्फ राहुल ही देखेगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ खुश हो गई थी। 1 घंटे में मैं अपने आप को समझाने में निकाल चुकी थी, क्योंकि मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था कि मैं अपने आप को दुल्हन बना देखूं। कम से कम मेरी माँ मुझे अपना चेहरा देखने की इजाज़त तो दे देती, क्या मैं खुद को भी नज़र लगा देती। लेकिन माँ के आगे मजबूर हो गई थी, क्योंकि माँ ने मुझे मना कर दिया था कि तुम खुद को भी नहीं देखोगी। खैर, जब मेरी बारात आई तो मेरा ध्यान दूसरी तरफ लग गया था। अब मैं अपने फ्यूचर के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी कब मुझे स्टेज पर बैठने के लिए बुलाया जाएगा। पंडित जी आए और फिर शादी की रस्में भी शुरू हो गई थीं।
शादी की सारी रस्में बड़ी ही खुशी खुशी पूरी हुई थीं और फिर अभी आधा घंटा ही हुआ था कि विदाई का शोर भी होने लगा। और फिर मुझे पता चला कि मेरी माँ ने मुझे मेरे दूल्हे के साथ स्टेज पर भी बैठने के लिए मना कर दिया था। तो मुझे अपनी माँ की इस सोच पर बहुत अफसोस हुआ था। साथ ही साथ मेरा जी चाहा मैं अपना सर ही पीट लूँ। भला मेरी माँ को इतना डर क्यों सता रहा था? अगर मैं स्टेज पर बैठ जाती और राहुल के साथ एक दो तस्वीर बनवा लेती तो क्या बिगड़ जाता? शादी की ये पल तो हमेशा यादगार रहते हैं और इन्हें तस्वीरों में ही कैद किया जाता है। लेकिन मेरी माँ ने मेरी ये खुशी भी मुझसे छीन ली थी। खैर, मैं क्या कर सकती थी? मैं विदा होकर अपने पति के घर आ गई। विदाई से पहले मेरी माँ ने मेरी सास से कह दिया था कि दुल्हन का घूंघट आज मत हटाना, क्योंकि हमारे यहाँ शादी के पहले दिन दुल्हन का घूंघट हटाना अपशगुन माना जाता है। तो आप दुल्हन का घूंघट शादी की पहली रात राहुल को ही हटाने देना। मेरी सास भी मेरी माँ की बात मान गई थी। मेरी सास ने एक दो रस्म करने के बाद मुझे राहुल के कमरे में बिठा दिया था। अब मैं राहुल के आने का इंतजार कर रही थी। अब तो मुझे नींद भी आने लगी थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर राहुल अंदर आया था। राहुल मेरे पास आकर बैठा और बोला, शीतल, आज तुम्हारा साथ पाकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा मुँह दिखाई का तोहफा भी लेकर आया हूँ, जो तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और नायाब है। ये कहते कहते राहुल ने मेरा घूंघट पलट दिया था और हीरे का ब्रेसलेट मेरे सामने कर दिया। मैंने नज़र उठाकर राहुल की तरफ देखा, लेकिन राहुल के चेहरे के हाव भाव देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि राहुल जिस खुशी से चहकते हुए अंदर आया था और मेरा घूंघट हटाया था, चेहरे से अब वो खुशी गायब थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी आंखों में उभरने वाले जज्बात मध्यम पड़ चुके थे। अब वहाँ गुस्सा ही गुस्सा था। मैं हैरानी से उसका मुंह तकती रह गई थी। राहुल ने एकदम से मुझे कलाई से पकड़ा और बिना कुछ कहे घसीटता हुआ बाहर ले गया था। वो बोला, माँ, ये देखें मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। हूर दिखाकर लंगूर मेरे पल्लू बांध दी गई है। मेरी सास भी हैरान रह गई थी। उन्होंने भी अपना माथा पीट लिया था। बोली, ये क्या मनहूस शक्ल मेरे बेटे के पल्ले बांध दी है। इकलौता बेटा है मेरा। मैं हरगिज भी इस काली कलूटी लड़की को अपने घर में नहीं रखूंगी। अरे, मुझे तो बड़ी ही खूबसूरत लड़की दिखाई गई थी, लेकिन ये तो बड़ी ही बदसूरत लड़की है। राहुल भी गुस्से से पागल हो रहा था और मैं हैरान परेशान अपनी जगह खड़ी हुई थी। मैं बदसूरत बिल्कुल भी नहीं थी, मैं तो बहुत ही खूबसूरत थी। जो भी मुझे देखता था मुझसे नज़रें हटाना भूल जाता था। फिर ये लोग मुझे बदसूरत क्यों कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। राहुल गुस्से से चीखने लगा, कहने लगा, माँ, इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। खूबसूरत लड़की दिखाकर बदसूरत लड़की हमारे पल्ले बांध दी है। लेकिन मैं इन धोखेबाज लोगों से निपटना अच्छे से जानता हूँ। ये क्या समझती है कि एक बार शादी हो गई तो धोखे की बुनियाद पर अपना घर बसा लेगी? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैंने बहुत डरते डरते बोली थी, राहुल, मेरा कसूर क्या है? राहुल बोला, शीतल, मैं पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुम वो लड़की हो ही नहीं जिसे मैंने अब तक अपनी पत्नी के रूप में देखा है और अपने दिल में जगह दी है। मैं राहुल को समझाती रही, राहुल, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, तुम गलतफहमी का शिकार हो गए हो। लेकिन राहुल ने मेरी एक न सुनी और मुझे उसी रात के अंधेरे में घसीटता हुआ बाहर ले गया, गाड़ी में बिठाया और मुझे मेरे घर से कुछ ही दूर पर छोड़कर चला गया। मैं रोती पीटती अपने घर आ गई थी। घर में सब लोग शादी के हंगामों की वजह से थके हारे अपने अपने कमरों में सोए पड़े थे। जी चाहा अपनी माँ के गले लिपटकर इतनी जोर से रोऊं कि मेरी चीखों से पूरा आसमान हिल जाए। कितने अरमानों से राहुल की दुल्हन बनकर उसके साथ गई थी, सुहाग की सेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन सब कुछ एक ही पल में ख़त्म हो गया था। राहुल ने मुझे कितनी बेदर्दी से घर से निकाल दिया था। मुझे राहुल से इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे रात के अंधेरे में इस तरह घर से निकाल देगा। कम से कम वो मुझसे बात तो करता। जो भी गलतफहमी थी वो हम मिलकर दूर कर लेते, लेकिन उसने ये करना जरूरी नहीं समझा था। राहुल की इस गिरी हुई घटिया हरकत और सोच पर मुझे दुख और अफसोस हुआ था। मैं अपने लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चली आई थी। माँ के कमरे में जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ तो कितने सुकून की नींद सो रही होंगी ये सोचकर कि आज उनकी बेटी की ज़िंदगी की नई शुरुआत है। मुझे समझ नहीं आ रहा था राहुल ने मुझे बदसूरत क्यों कहा था। सिसकते हुए मैं कमरे में लगे ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने आकर खड़ी हो गई थी और जब अपना आप आईने में देखा तो मेरा दिल धक से रह गया था, क्योंकि शीशे में तो एक बहुत ही काली लड़की खड़ी हुई थी जिसके चेहरे पर बहुत ही बेढंगा सा मेकअप किया गया था
और इस अजीब से बेढंगे मेकअप की वजह से मैं और भी ज़्यादा भयानक बदसूरत लग रही थी। मेरे काले कलूटे चेहरे पर लिपस्टिक फैलकर इधर उधर हो गई थी, जो मुझे और भी डरावना बना रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं समझ गई थी ये सब किया धरा मेरी माँ का है। उन्होंने ही मेरे साथ ये खेल खेला है और इसीलिए मुझे आईना देखने के लिए मना कर रही थी। कह रही थी किसी को भी अपना चेहरा मत दिखाना सिवाय अपने पति के। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया था मेरी समझ से बाहर था। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरा जी चाहा अभी के अभी अपनी माँ से पूछूं कि आपने मेरे साथ ये घिनौना खेल क्यों खेला। और गुस्से की हालत में मैं अपनी माँ के कमरे में चली आई और जैसे ही कमरे में पहुंची तो अपनी माँ को दुल्हन बने पाया था। मुझे लगा जैसे अब मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी। मेरी माँ ने अपनी शादी वाला लहंगा पहना हुआ था, जेवरात से लदी ब्राइड मेकअप किए हुए थी। मैं अपनी माँ को देखकर गुस्से से खड़ी की खड़ी रह गई थी। मैं आगे बढ़ी, मैं बोली आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? मेरी माँ दुल्हन बनी हुई थी और धीरे धीरे कुछ गुनगुनाते हुए डांस भी कर रही थी। बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। मुझे सामने देखकर वो कुछ पल के लिए मेरी तरफ देखती रहीं और फिर चकराकर जमीन पर गिर पड़ी थीं। मैं हक्का बक्का उनको तकती रह गई थी। मैंने जल्दी से झुककर जमीन पर गिरी अपनी माँ को झंझोड़ दिया था। मैं चीख चीख कर कह रही थी उठकर मेरे हर सवाल का जवाब दें। आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मेरी चीखों की आवाज़ से मेरी बहनें भी जाग गई थीं। वो भी भागकर मेरी माँ के कमरे में आ गई थीं और सामने का मंजर देखकर वो भी हैरान परेशान खड़ी थीं। मुझसे 2 साल छोटी मेरी बहन रिया आगे बढ़ी थी। उसने जल्दी जल्दी मेरी माँ की ज्वेलरी और मेकअप उतारा था। रिया की देखा देखी मेरी छोटी बहन भी मेरी तरफ आई थी और मेरे चेहरे से वो काला मेकअप साफ करने लगी। इतनी देर में ही एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। न जाने किसने कॉल की थी। हम तीनों बहनें माँ को लेकर अस्पताल पहुँचे थे। डॉक्टर ने बताया कि आपकी माँ कोमा में चली गई हैं। ये खबर सुनकर मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ था। अचानक ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। न जाने कितनी देर यूं ही गुजर चुकी थी और मैं चकराकर जमीन पर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के ही बेड पर पाया था। रिया मुझे होश में देखकर मुझसे लिपट कर रोने लगी। बोली दीदी, हम आपकी छोटी बहनें हैं। अगर आप इस तरह टूट कर बिखर जाएंगी तो फिर हमारा सहारा कौन बनेगा? आपको इस तरह टूटता देखकर तो हम आपसे पहले ही टूट जाएंगे। माँ कोमा में है, आप बिस्तर से लग चुकी हैं। हमें आपके साथ की ज़रूरत है दीदी। भगवान के लिए खुद को संभालें, हमें भी संभालें और हमें दिलासा दें। मेरा जी चाह रहा था कि मैं पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूं, लेकिन मुझे मेरी छोटी बहनों की खातिर हिम्मत करना ही पड़ी थी। मैं उठकर बैठी थी। रह रहकर राहुल का ख्याल भी दिमाग में आ रहा था कि एक बार राहुल के सामने जाकर खड़ी हो जाऊं और उससे पूछूं, देखो ये है मेरा असल चेहरा। तुमने मेरी बात सुने बगैर ही मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत जो शादी से पहले तुम दम भरा करते थे? कितना खुशनसीब समझा करती थी मैं खुद को जब राहुल फ़ोन पर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया करता था, मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाता था। कहता, शीतल मैं तो तुम्हारी एक झलक देख कर ही तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। जब से तुम्हारी तस्वीर देखी है मेरा जी चाहता है अभी के अभी तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊँ। और राहुल की बेचैनी पर मैं हंस देती थी। लेकिन आज राहुल ने मेरा दिल तोड़ दिया था। उसकी मोहब्बत जज्बाती थी। उसने कुछ ही पल में मेरा मान, गुरूर, मेरी मोहब्बत सब कुछ चकनाचूर कर दिया था। मैं खुद को संभालते हुए उठी और अपनी माँ के पास आ गई। वो दुनिया जहान से बेखबर पड़ी सुकून की नींद सो रही थी। मैं उनके पास बैठकर बोली, माँ मैं आपको मरते दम तक आपका ध्यान रखूंगी। हर पल आपकी सेहत की दुआएं करूंगी। इसलिए नहीं कि मुझे आपसे किसी भी तरह की कोई हमदर्दी या लगाव है, और ना ही इसलिए कि मैं आपके लिए परेशान हूँ, क्योंकि आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है आपके लिए मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ नफ़रत के जज्बात हैं। आपने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मैं आपका सिर्फ इसलिए ध्यान रखना चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और मुझे ये बता सकें कि आपने मुझे किस जुर्म की सज़ा दी है। इतना कहकर मैं कमरे से निकल आई थी। रिया और मेरी छोटी बहन सिया ने मुझसे पूछा कि दीदी आपकी तो शादी हो गई थी, फिर आप रात में घर कैसे पहुँची? मैंने उनसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं छुपाई थी और साफ शब्दों में बता दिया कि राहुल ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया है और शायद 1-2 दिन में वो मुझे तलाकनामा भी भेज देगा। मेरी दोनों बहनें हैरानी से मुझे तकती रह गई थीं। उन्होंने तो मेरी बात मानने से ही इनकार कर दिया था। उन्होंने मुझे तलाक की वजह पूछी तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं वजह नहीं जानती।
बस माँ जानती हैं, तुम दुआ करो कि किसी तरह मम्मी ठीक हो जाएं और फिर मैं उनसे पूछ सकूं कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रिया और सिया काफ़ी देर तक मुझसे लिपट कर रोती रही थीं, मगर मेरे आंसू तो सूख चुके थे। मम्मी को कोमा में गए हुए तीसरा ही दिन था कि राहुल ने मुझे तलाकनामा भी भेज दिया था। मैंने उन पर साइन भी कर दिए थे, क्योंकि राहुल की तरफ से मेरे दिल में अब कोई जज्बात थे ही नहीं। मेरा दिल हर जज्बात से खाली हो चुका था। माँ को कोमा में गए हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। मैं घर और अस्पताल के सारे मामले अपने जिम्मे ले लिए थे। अपनी दोनों बहनों को कह दिया था कि तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं माँ के इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दे रही थी, मगर माँ की हालत किसी भी तरह सुधर नहीं रही थी। मैंने डॉक्टर से इस बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे आपकी माँ के सर से कोई भारी बोझ उतर गया है और अब वो ठीक होना ही नहीं चाहती। वो दिमागी तौर पर खुद को मौत के लिए तैयार किए बैठी हैं। मैंने बड़े अविश्वास से डॉक्टर की बात सुनी थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि मेरी माँ मुझे नर्क में धकेल कर एकदम सुकून से हो गई हो। मैंने सोच लिया था कि मैं तब तक अपनी माँ की देखभाल करती रहूँगी जब तक वो मुझे मेरे सवालों के जवाब न दे दें। मैंने अपनी माँ से पार्लर का काम सीख लिया था। अब उनकी गैर मौजूदगी में घर के खर्चे चलाने के लिए मैंने ही पार्लर चलाना शुरू कर दिया था। मेरी माँ के सभी कस्टमर मेरे काम से खुश थे, इसलिए मुझे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। रिया और सिया को भी मैं अच्छे से संभाल रही थी, मगर मैं खुद को संभालने में नाकाम रही थी। मैं सारी सारी रात सो नहीं पाती थी। आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करती कि आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा किया गया था। मेरी माँ तो मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी, फिर उन्होंने मेरे साथ ये धोखेबाजी क्यों की थी और मुझे इस तरह दुखों में और दर्द में धकेल कर कैसे सुकून की नींद सो रही थी। लेकिन अब मैं भी उनका सुकून बर्बाद करने की ठान चुकी थी। मैं हर रोज़ 1-1 घंटा माँ के पास बैठकर आती थी और इधर उधर की बातें करती रहती थी। एक दिन मैं बोली, माँ, सिया और रिया का रिश्ता बहुत ही अच्छे घर से आया है। दोनों का रिश्ता एक ही घर से आया है। दोनों भाई बहुत ही अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, खाते पीते हैं। दोनों बहनें एक ही साथ रहेंगी और खुश रहेंगी। मगर आप जानती हो, मैं उन दोनों के साथ भी वही सब कुछ करूंगी जो आपने मेरे साथ किया था। मैं उन दोनों का बिल्कुल वैसा ही मेकअप करूंगी जैसा आपने मेरा किया था। मैं रोज़ माँ के पास जाती रही। कभी मैं कहती कि मैं उन दोनों का रिश्ता पक्का कर चुकी हूँ, कभी मैं कहती कि कुछ ही दिनों में मैं उनकी शादी करने वाली हूँ, लेकिन ये शादी बस नाम की शादी होगी। देखना माँ, जिस तरह मैं शादी की रात लुटी पिटी घर आ गई थी, उसी तरह रिया और सिया भी उजड़ी हुई हालत में शादी की पहली रात ही घर वापस आ जाएंगी। आपने मेरे साथ जो कुछ किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा। फिर अब सब कुछ वैसा ही मुझे भी तो रिया और सिया के साथ करना पड़ेगा ना। ये आपका ही दिखाया हुआ रास्ता है जिस पर मैं चल रही हूँ। मैं अपनी माँ को दिमागी तौर पर परेशान करना चाहती थी ताकि वो धीरे धीरे ज़िंदगी की तरफ लौट आएँ और उन्हें होश आ जाए। और मैं अपनी कोशिशों में कामयाब हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ ठीक होने की कोशिश कर रही हैं। उनकी हालत में काफ़ी सुधार हो रहा है और यही तो मैं चाहती थी। यूं ही पूरे 5 महीने कोमा में रहने के बाद एक दिन माँ को होश आ गया था। मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया कि आपकी माँ शीतल शीतल पुकार रही हैं, आप जल्दी से आकर उनसे मिल लें। माँ के होश में आने का सुनकर मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल आए थे। ये आंसू खुशी के नहीं थे, गम के भी नहीं थे, बल्कि उस दर्द के गवाह थे जो मैंने 5 महीनों में गुजारा था। मैं अस्पताल पहुंची तो मेरी माँ मेरी तरफ देखकर रोने लगी। वो बोली, शीतल देख, मैं ठीक हो गई हूँ, कुछ दिन इंतजार कर ले, फिर अपनी बहनों की शादियाँ करना। मैं भी अपनी बेटियों की शादी में शामिल होना चाहती हूँ। मैंने कहा, मम्मी परसों ही उनकी बारात है, कार्ड भी बढ़ चुके हैं, अब मैं शादी को कैसे आगे बढ़ा सकती हूँ। आप चिंता मत करें, मैं आपकी कमी हरगिज भी महसूस नहीं होने दूंगी और ख़ानदानी रिवाज के अनुसार ही दोनों का वैसा ही मेकअप करूँगी जैसा आपने मेरा किया था। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी, लेकिन मैंने उन्हें किसी भी तरह की कोई तसल्ली या दिलासा नहीं दिया था। बगैर उनसे कुछ भी बात कहे मैं उठकर खड़ी हो गई और बाहर निकल आई। पीछे से मेरी माँ मुझे शीतल शीतल कहकर पुकारती रही। 2 दिन तक मैं अपनी माँ के साथ यूं ही आँख में चोली खेलती रही। तीसरे दिन मेरी माँ रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। तब मैंने पहली बार माँ से कहा, माँ, आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुर्म क्यों किया था? मैं सच जानना चाहती हूँ, आप मुझसे कोई भी बात मत छुपाइएगा। आज माँ की तबीयत भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो रोते हुए कहने लगी, पहले तो मेरी पूरी बात सुन लो तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। आज से 25 साल पहले की बात है, जब मैं जवान थी, हसीन थी, लेकिन मेरा नसीब एकदम काला था। मैं जब 4 साल की थी कि तभी बचपन में ही मेरा रिश्ता तय हो गया था। मेरी माँ की एक बहुत ही अच्छी सहेली थी, उन्होंने ही अपने बेटे के लिए बचपन में ही मुझे मांग लिया था। सुनीता आंटी के बेटे का नाम मुकुल था।
बचपन से ही ये बात सुनती आ रही थी कि मनीषा तो मुकुल की है, और मुकुल का नाम सुन सुनकर मेरे दिल में मुकुल के लिए मोहब्बत पैदा होना आम बात थी। ये बात पूरे ख़ानदान में फैल चुकी थी कि मेरी शादी बड़े होने पर मुकुल के साथ कर दी जाएगी। बड़ों के मुंह से हर वक्त यही बात सुनती रहती थी, तो दिल में मुकुल की मोहब्बत पैदा होने लगी थी। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, मेरे दिल पर मुकुल का कब्जा होता चला गया था। बचपन से ही मैं और मुकुल अच्छे दोस्त थे, और शायद बचपन से रिश्ता तय होने की वजह से उसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी, क्योंकि हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही पाए जाते थे। हम दोनों एक दूसरे से अपने दिल की सारी बातें भी शेयर करते थे। वो बीए पास करके अमेरिका और अच्छी पढ़ाई करने चला गया था। वो मुझसे वादा करके गया था कि वो हमेशा मेरा ही रहेगा, मगर एक ही महीने में मुझे महसूस होने लगा कि वो बदल गया है। वो मुझसे दामन छुड़ाने लगा था। पहले तो ढेरों खत भेजा करता था, फिर उसने खतों का सिलसिला भी बंद कर दिया था। एक दिन मैं अपनी होने वाली सास के गले लगकर खूब रोई थी। उनसे शिकायत भी की कि आंटी, मुकुल बदल गया है, जरूर वो किसी फिरंगन के इश्क में पड़ गया होगा। सुनीता आंटी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, पागल मत बनो, मैं किसी भी फिरंगन को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। चला लेने दो उसे इश्क कुछ महीने, उसमें तुम्हारा जाता ही क्या है। अब मैं सुनीता आंटी को क्या समझाती कि इश्क मोहब्बत में ये सब कुछ नहीं चलता। मोहब्बत तो यही चाहती है जो हमारा है वो सिर्फ हमारा ही रहे, किसी दूसरे की तरफ निगाह उठाकर भी न देखे। खैर, समय गुजरता गया। मैंने खुद को घरदारी में बिजी कर लिया था, हर काम में परफेक्ट हो गई, तो मैंने पार्लर का काम सीख लिया। 2 साल मैंने बड़े ही तकलीफ में काटे थे, मगर वक्त का यही काम है कि जैसा भी हो गुजर ही जाता है। मेरा मुश्किल समय भी गुजर गया था, मगर मैं ये नहीं जानती थी मेरा अब और भी मुश्किल समय शुरू होने वाला है। मुकुल जब वापस लौटा तो उसकी आंखों में मुझे अपने लिए कोई भी मोहब्बत नजर नहीं आई थी। वो मुझसे निगाहें बदल गया था। मैंने एक बार फिर से अपनी होने वाली सास के सामने अपने दर्द निकाले थे। मेरी होने वाली सास ने मुझे फिर से दिलासा दिया कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं मुकुल को समझाऊंगी, तुम ही मेरी बहू बनोगी। इसके अलावा मैं किसी दूसरी लड़की को बहू नहीं बनाऊंगी। मैं भी अब मुकुल के आगे पीछे फिरने लगी थी। एक दिन सुनीता आंटी ने मुझे घर बुलाया, कहने लगी, मनीषा जल्दी से घर आ जाओ, आज हम दोनों मिलकर मुकुल की पसंद का खाना बनाएंगे, और इस तरह तुम दोनों अकेले बैठकर बात भी कर लेना और सारे गिले शिकवे भी दूर कर लेना। मैं खुशी खुशी राजी हो गई थी। मैंने और सुनीता आंटी ने 3 घंटे लगाकर मुकुल की पसंद का खाना बनाया था, लेकिन मुकुल ने यह कहकर खाना खाने से इनकार कर दिया कि वो बाहर से खाना खाकर आया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर मुकुल ने मुझे बुलाया और कहा कि छत पर आओ, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं जल्दी जल्दी छत पर गई तो मुकुल ने मेरे हाथ में मेरी मंगनी की अंगूठी थमा दी। वो अंगूठी मैंने मुकुल को अमेरिका जाने से पहले पहनाई थी। मुकुल बोला कि अब मैं ये मंगनी और आगे नहीं चला सकता और ना ही तुमसे शादी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ। एक ही पल में मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे थे। मैं रोते हुए बोली, मुकुल तुम नहीं जानते क्या कि ये अंग्रेजी औरतें वफादार नहीं होती। तुम उनकी खातिर मुझे मत छोड़ो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बचपन की मोहब्बत हो तो मेरी, ये तो सोचो कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। इतना बड़ा जुल्म मेरे ऊपर मत करो मुकुल, मुझे खुद से जुदा मत करो। आंसू बहकर मेरी गालों से नीचे आ रहे थे, लेकिन मुकुल को मेरी हालत पर जरा भी तरस नहीं आया। मुकुल बोला, मैं किसी अंग्रेज औरत से प्यार नहीं करता, बल्कि मैं तो रबीना से शादी करना चाहता हूँ। मुकुल के शब्द मुझ पर बिजली बनकर गिरे थे। मुकुल ने तो मेरी छोटी बहन रबीना का नाम लिया था। मेरे मुंह से कोई दूसरा शब्द निकल ही नहीं पाया था। मुकुल कहने लगा, जब मैं अमेरिका गया था तभी से मेरे और रबीना के बीच ख़तों के जरिए बातचीत होने लगी थी। उसके बाद मैंने रबीना के लिए अपने एक दोस्त से एक मोबाइल फ़ोन भी भिजवाया था, और इस तरह हमारी मोहब्बत और भी परवान चढ़ने लगी थी। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत कर बैठे हैं। मुकुल मेरे हाथ में मंगनी की अंगूठी थमाकर सीढ़ियों से उतरता चला गया था। मैं कितनी देर तक खड़ी रही थी, दिमाग में आंधियाँ सी चल रही थीं। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरी बहन ने ही मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया था। मैं आंधी तूफान की तरह घर पहुंची थी। मैंने रवीना के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल था, और उसके बाद मेरा हाथ रुका नहीं था। मैं उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारती चली गई थी। साथ ही साथ कह रही थी, तुम्हें इश्क लड़ाने के लिए मेरा ही मंगेतर मिला था। वो रोते हुए बोली, दीदी इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता, ये बस हो जाता है। मुझे नहीं पता कब मुझे मुकुल से इश्क हो गया। ये खबर देखते ही देखते घर में आग की तरह फैल चुकी थी। हर किसी ने उन दोनों पर लानतें भेजी थीं। मेरे पापा ने रवीना का रिश्ता मुकुल को देने से साफ इनकार कर दिया था, तो मुकुल ने ऐलान कर दिया कि मैं छत से कूद कर जान दे दूंगा।
उधर रबीना भी जिद पर अड़ी हुई थी कि अगर मेरी शादी मुकुल से नहीं हुई तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। मुकुल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसकी माँ उसकी धमकी में आ गई थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर मेरे पापा से विनती की थी कि रबीना का रिश्ता मुकुल के लिए दे दो। पापा तब भी नहीं पसीजे तो सुनीता आंटी पापा के कदमों में गिर पड़ी थीं, रोते हुए अपने बेटे कि जिंदगी की भीख मांगने लगी। पापा और ज़्यादा पत्थर दिल नहीं हो सकते थे। मैंने भी चुप साध ली थी। मुकुल और रबीना की शादी कर दी गई। मैं पूरा समय कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मेरे अरमानों की अर्थी ही निकल गई थी। मैं किस दिल से बाहर शादी में शामिल होती। रोते रोते मेरी आंखें सूज गई थीं। वो दोनों अब अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जबकि मेरे लिए भी अब आए दिन रिश्ते आते थे। मगर जैसे ही उन्हें पता चलता मेरी एक मंगनी टूट चुकी है तो वो मुझे ठुकरा कर चले जाते। पापा मेरी चिंता में समय से पहले बूढ़े हो गए थे। फिर हमें खबर मिली कि रबीना उम्मीद से हो गई है। सब घर वाले मुझसे छुप छुप कर खुश होते थे। उन्हें लगता था कि कहीं मेरी हाय मेरी बहन को न लग जाए। लेकिन जब मंगेतर ही बेवफा निकला तो बहन से कैसे गिला शिकवा। मैंने कभी भी अपनी बहन को बदुआ नहीं दी थी, मगर मेरे हर रोज़ की तकलीफ़, मेरे आंसू शायद उसे खा गए थे। मेरी आह उसे ले डूबी थी। बच्चे को जन्म देते ही रबीना मर गई थी और बच्ची जिंदा बच गई थी। नन्ही सी बच्ची को मुकुल के घर में संभालने वाला कोई भी नहीं था और इस तरह मुकुल की माँ उस नन्ही सी बच्ची की खातिर एक बार फिर अपनी झोली फैलाए पापा के सामने खड़ी थी। कहने लगी, मनीषा का रिश्ता मुकुल के लिए दे दो। ये छोटी सी बच्ची भी आपका ही खून है। इसे एक माँ की ज़रूरत है और मनीषा के अलावा कोई इसे सगी माँ की ममता नहीं दे सकता। हालात पापा के सामने थे। मुझे कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, तो पापा ने मेरा रिश्ता मुकुल से तय कर दिया। मैं मुकुल की दुल्हन बनकर मुकुल के घर आ गई, मगर मुकुल भी मुझसे बात नहीं करता था। मुकुल शायद मेरी किस्मत में था ही नहीं। शादी को कुछ ही साल हुए थे कि मुकुल मुझसे बिछड़ गया था। मैं शादी के कुछ ही साल में विधवा हो गई थी। तुम जानती हो मुकुल कौन है? माँ के सवाल पर मैं एकदम से चौंक गई थी। मैंने कहा, मैं किसी मुकुल को नहीं जानती। तो माँ कहने लगी कि तुम्हारा बाप मुकुल, जिसे शादी के बाद मैंने कभी मुकुल कहकर पुकारा ही नहीं था, क्योंकि मुकुल नाम से ही मुझे बेवफाई की बू आती थी। शायद इसीलिए तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बाप का नाम मुकुल था। माँ की बात सुनकर मैं हैरान नज़रों से माँ की तरफ देखने लगी। आज तक माँ ने कभी भी स्कूल में मेरे पापा की जगह पर पापा का नाम नहीं लिखवाया था। हमेशा खुद का ही नाम लिखती थी और ये बात मुझे हैरत में डालती थी। माँ कहने लगी, रबीना की बेटी तुम हो शीतल। माँ की बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मेरा सांस रुक गया हो, दिल की धड़कनें थम गई हों। क्या मेरी माँ जो मेरे सामने औरत बैठी थी वो नहीं थी? रबीना कौन थी? मैं तो कभी उसको नहीं जानती थी और ना ही कभी उसकी चर्चा सुनी थी और ना ही कभी उसकी कोई तस्वीर देखी थी। मैंने तो हमेशा अपनी माँ को ही माँ माना था। मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी, पूरे 2 साल तक मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाए उठाए फिरती रही। तुम जरा सा भी रोती तो मुकुल मुझे कहता कि तुम सौतेली माँ हो, तभी तो बच्ची तुम्हारे साथ घुली मिली नहीं है, तुम्हारी गोद में रोती है। और फिर उसके बाद भगवान ने मुझे भी 2 जुड़वा बेटियाँ दे दी, मगर मुकुल ने कभी भी मेरी बेटियों से वैसी मोहब्बत नहीं की जैसी वो तुमसे करता था। भगवान जानता है मैंने तुम्हें हमेशा सगी माँ बनकर ही पाला था, बल्कि मैं तो तुम्हारी एहसानमंद भी थी कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी। एक दिन तुम खेलते खेलते गिर गई तो मुकुल ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। उस दिन के बाद से तुम मुझे रबीना लगने लगी थी और मुझे तुमसे नफरत हो गई। मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूँगी और देखो मैंने तुमसे बदला ले लिया है। लेकिन मैं अब भी खुश नहीं हूँ, बल्कि मुझे अब अपने आप से ही घिन आने लगी है। तुम तो मेरी बेटी थी ना शीतल, फिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी माँ बेड से उठकर मेरे पाँव में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने जल्दी से माँ को उठाया। मैंने कहा, माँ आप मुझसे एक सौदा कर लें। आप मेरी माँ रबीना को माफ़ कर दें, मैं आपको माफ़ कर दूँगी। माँ रोते हुए बोली, जा शीतल, मैंने रबीना को माफ़ किया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने उस औरत के लिए मरने के बाद की राहें साफ कर दी थी, क्योंकि मेरी माँ रबीना ने जो कुछ भी किया था गलत किया था। उन्हें अपनी बहन के हक पर डाका नहीं डालना चाहिए था। जब मेरी माँ रबीना को पता था कि उनकी बड़ी बहन का रिश्ता बचपन से ही मुकुल के साथ तय है, तो उन्हें कदम मुकुल की तरफ बढ़ाने ही नहीं थे। और अगर मेरे बाप मुकुल ने रबीना की तरफ कदम बढ़ाए भी थे तो उसी समय उन्हें मेरे पापा को रोक देना चाहिए था। गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ रबीना की ही थी। मैंने अपनी माँ मनीषा से कहकर अपनी माँ को माफ़ करवा दिया था, जैसे कि भगवान भी मेरी माँ रबीना को माफ़ कर दे। मैंने अपनी माँ को भी माफ़ कर दिया और आज मेरी माँ ने सच्चे दिल से आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया था। अस्पताल से छुट्टी लेकर जब हम लोग घर आए तो माँ ये देखकर हैरान हुई थी कि घर में शादी वाला तो कोई माहौल था ही नहीं। मैंने माँ को बताया
कि मैंने सिर्फ आपको ठीक करने के लिए आपको दिमागी तौर पर परेशान किया था और देखिए आप ठीक हो गई हैं। मैंने रिया और सिया की कहीं भी शादी तय नहीं की है। ये सुनकर मेरी माँ खुश हुई थी। कुछ ही महीने बाद मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा था और बहुत ही धूमधाम से मेरी शादी विनय के साथ कर दी थी। विनय बहुत ही अच्छा पति साबित हुआ था, मुझे बहुत मोहब्बत करता था और इतना अच्छा पति पाकर मैं भी बहुत खुश थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी।